नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सेंसिबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लोग भाग 8 देखेंगे और इस भाग 8 में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के उदय के बारे में। ठीक है, कि महाजनपदों का विकास कैसे हुआ। दोस्तों ये क्लास लगभग 4-5 दिन के बाद आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा घर चला गया था, छुट्टी मिला था मुझे 2-4 दिन का। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी जो इस चैनल को नए देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के उदय के बारे में कि कैसे कैसे महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, तो वैदिक काल, यहाँ काल थोड़ा सा छूटा हुआ है। वैदिक काल की जैसे ही समाप्ति होती है 600 ईस्वी पूर्व में, वैसे ही महाजनपदों का उदय हो जाता है। ठीक है, और इस महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण का काल भी माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण का काल, पहला जो नगरीकरण का काल था वो था सिंधु काल था, सिंधु सभ्यता का सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद वाला जो काल आता है वो आता है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के ख़त्म होने के बाद का जो समय होता है वो होता है महाजनपदों का काल। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक यानी कि आर्य आए और ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत किए हुए, और उसके बाद जो नगरीकरण की स्टार्ट होता है वो महाजनपदों के उदय के समय होता है। ठीक है, और महाजनपदों के उदय के समय जो प्रशासन की इकाई थी वो इन वर्गों में विभाजित थी। सबसे छोटा जो भाग था वो कुल था, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा विष, और बहुत सारे विष मिल करके जन बनते थे, बहुत सारे जन मिल करके जनपद बने, और बहुत सारे जनपद मिल करके महाजनपद बने। जन का मतलब जो होता है वो लोग होता है। ठीक है, और पद का मतलब पैर हो गया। मतलब जो जन था अपना पैर यानी कि अपना विस्तार करते गए जन से जनपद में बन गए और जनपद से महाजनपद में बन गए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इन महाजनपदों की जो जानकारी है वो विशिष्ट कुछ ग्रंथों में ही निहित है और उन ग्रंथों को हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो महाजनपदों की जानकारी जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु। महावस्तु से भी बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से भी क्या महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में महाजनपदों की सर्वाधिक जो मान्य है वो अंगुत्तर निकाय से ही मिलता है, सर्वाधिक मान्य है। जैन ग्रंथ में देख लेते हैं तो जैन ग्रंथ का जो भागवती सूत्र है उससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी में लगभग 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इन तीनों ग्रंथों से महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद, भगवती सूत्र से 16 महाजनपद और अष्टाध्यायी से 22 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भागवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अष्टाध्यायी है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन महाजनपदों के उदय का कारण क्या था। तो महाजनपदों के उदय का कारण था लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग, राजाओं के द्वारा साम्राज्य का विस्तार, कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार तथा सिंचाई की सुविधा। क्योंकि अधिकांश जो महाजनपद थे वो गंगा, गंडक और सोन नदियों के अगल बगल में बसे हुए थे। ठीक है, जिसके चलते यहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था थी। सिंचाई होगी तो कृषि का विस्तार होगा,
ठीक है। कृषि का विस्तार होगा तो कृषि का व्यापार का विस्तार भी होगा, ठीक है। जैसे ही कृषि हो गया, व्यापार होगा, उससे धन की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी तो राजा जो होंगे अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और साथ ही यहाँ लोहे का भी व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है, और लोहे के प्रयोग के कारण लोहे के जो कुछ कृषि के औजार बनते थे उससे कृषि के विस्तार में सहायता मिलती थी, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उस टाइम महाजन पदों के कुछ प्रकार थे। प्रकार में 2 प्रकार के थे। एक था राजतंत्र, जिस पर राजाओं के द्वारा वंशानुगत शासन होता था, और एक था गणतंत्र, जिस पर गण या संघ के द्वारा शासन होता था। इसमें शक्ति एवं राजस्व का बंटवारा होता था। और जैसे कुछ गणतंत्र हैं भारत के महाजन पदों का, जैसे मल हो गया और वज्जी, यही 2 गणतंत्र थे। 16 महाजन पदों में 2 गणतंत्र थे, एक था मल और एक था वज्जी संघ। वज्जी जो संघ था 8 गणों का एक संघ था, ठीक है, वज्जी महाजन पद, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं। तो आगे चल कर के महाजन पद और महाजन पदों की जो राजधानी है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो बॉक्स में हम लिखे हैं इसको लगभग लिख करके और 3, 4, 5 बार गुनगुना लेना है। इससे होगा क्या कि जितना भी महाजन पद है उस महाजन पद का राजधानी याद हो जाएगा, क्योंकि अधिकांशतः जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें महाजन पदों की केवल राजधानी ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसी में पूरा 16 महाजन पदों का राजधानी का जानकारी मिल जाएगा, कौन कौन क्या है। जैसे काशी का है, वाराणसी, तो हम लोग इसको एक फ्लो में याद कर लेंगे, फ्लो में इसको 3-4 बार रिपीट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सभी महाजन पदों के राजधानी का जानकारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे याद कर लेंगे, याद कैसे करेंगे देख लेंगे। काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेदी, शक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, मत्स्य, विराट, सूरसेन, मथुरा, स्मक, पोटली, अवंती, उज्जैन, गंधा, तक्षशिला, कंबो, हाटक, वज्जी, वैशाली, मल, कुशीनगर, मगध, राजगिरी। ऐसे लगभग 3-4 बार अगर इसको रिपीट कर लेते हैं तो एक दिमाग में कहानी फिक्स हो जाएगा कि ये एक टाइप का फिक्स है। जैसे ही मान लेते हैं काशी आएगा तो काशी का राजधानी क्या है, वाराणसी आएगा। कौशल जैसे ही आएगा तो उस दिमाग में फिक्स रहेगा कि उसका राजधानी श्रावस्ती है, ठीक है। तो जितने भी महाजन पदों थे उनमें से सबसे अधिक जो महाजन पद थे वो उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 महाजन पद हैं, बिहार में 3 महाजन पद हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में 1-1 महाजन पद है, और भारत से बाहर 2 महाजन पद है, जो एक अफगानिस्तान में है और एक पाकिस्तान में है, ठीक है। अफगानिस्तान में कंबोज है और पाकिस्तान में तक्षशिला है, ठीक है। तक्षशिला जो विष्णुगुप्त या चाणक्य वाला तक्षशिला था, जहाँ पे उन्हें प्राचार्य या फिर शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। तो ये जो इस बॉक्स में लिखा गया थोड़ा मोड़ा जो कहानी है उसको एक फ्लो चार्ट में 4-5 बार रट जाएंगे। रटने से होगा क्या कि जितना भी महाजन पद है सबके राजधानी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको बताया गया है कि टोटल 8 महाजन पद है, और 8 महाजन पदों की राजधानी देख लेते हैं। काशी वाराणसी है, कौशल का श्रावस्ती है या फिर साकेत है जो फैजाबाद में पड़ता है। मल महाजन पद की राजधानी कुशीनगर है जो देवरिया और गोरखपुर में पड़ता है। वत्स महाजन पद की राजधानी कौशाम्बी है जो इलाहाबाद में पड़ता है। कुरु महाजन पद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है जो दिल्ली और मेरठ में पड़ता है। पंचाल महाजन पद की राजधानी अहिछत्र है जो बरेली में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। चेदी महाजन पद की राजधानी शक्तिमती है जो बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के ये 8 महाजन पदों को याद रखना है, साथ ही इनका राजधानी भी याद करना है, और साथ ही ये उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में या कौन कौन से स्थान पे पड़ता है ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है, बिहार में भी 3 महाजनपद है, और वो कौन कौन सा महाजनपद है? तो पहला है मगध, दूसरा है अंग और तीसरा है वज्जी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी, जो पटना और गया का क्षेत्र में पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर एवं मुंगेर में पड़ता है। ठीक है। वज्जी का राजधानी वैशाली है, तिरहुत क्षेत्र में ये पड़ता है, जो अधिकांशतः मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। तो ये बिहार के हो गए। अवंती की राजधानी उज्जैन है या फिर माहिष्मती है, जो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य, जिसका राजधानी विराटनगर है और ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, विराट उत्तर के हैं, पंजाब की तरफ की हैं, विराट कोहली, इसीलिए उन्हीं से याद रख लेंगे। राजा किंग है, क्रिकेट के किंग है, तो राजा से याद कर लेंगे राजस्थान। ठीक है। अस्मक जो है, इसका राजधानी पोटली है या फिर पोतन है, और ये गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यही एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? वो है अस्मक है, और इसका राजधानी पोटली है या फिर पोटन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो भारत में लगभग टोटल जो महाजनपद है वो 14 है, और दो जो बच रहे हैं वो भारत के बाहर हैं। उनमें से पहला है गंधार, और गंधार का राजधानी है तक्षशिला, और ये पड़ता कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिलों में पड़ता है। दूसरा है कंबोज, जिसका राजधानी है हाटक या फिर राजपुर है। ये अफ़गानिस्तान के राजौरी व हजारा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 16 के 16 महाजनपद, साथ में उसका राजधानी और साथ में उसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने के बाद आगे आएंगे और देखेंगे कि सबसे जो उत्तर वाला महाजनपद है, सबसे दक्षिण वाला महाजनपद कौन सा है, सबसे पश्चिम का महाजनपद कौन सा है, सबसे पूर्व का कौन सा है। तो महाजनपदों में सबसे पूर्व में जो महाजनपद है वो है अंग, और सबसे पश्चिम वाला जो महाजनपद है वो है अवंती। सबसे दक्षिण वाला जो महाजनपद है वो है अस्मक, जो केवल यही एक है जो दक्षिण भारत में पड़ता है। सबसे उत्तर वाला जो महाजनपद है वो है कुरु, और कंबोज और क्या कहते हैं तक्षशिला, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कंबोज और गंधार ये जो महाजनपद पड़ते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो आगे यहाँ पर देख लेते हैं कुछ शक्तिशाली। तो प्रारंभ में महाजनपदों के प्रारंभ में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो था काशी महाजनपद। बुद्ध काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो वैशाली के लिच्छवी लोग थे। कालांतर में और अंतिम समय में सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में उभर करके आता है तो वो होता है मगध महाजनपद। ठीक है, और मगध महाजनपद के लिए स्पेशल एक क्लास आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मगध महाजनपद पर लगभग बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है, इसलिए उसका एक अलग ही क्लास आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं, देख लेते हैं महाजन पदों का जो उदय है उसको मैप पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा महाजन पद कहाँ कहाँ है। चलिए देख लेते हैं। तो ये सबसे जो उत्तरी है ये वाला महाजन पद है जिसका नाम है कुरु। कुरु के बाद पंचाल है, पंचाल के बाद कोसल है, कोसल के बाद मल है, मल के बाद वज्जी है, और ये जो मल है, वज्जी है और मगध है,
मल तो उधर पड़ जाता है। वज्जी, मगध और अंग जो पड़ता है वो बिहार में पड़ता है। और ये देख लेते हैं मल, काशी, वत्स, सूरसेन, पंचाल, कुरु, ये सभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चेदी हो गया अवंती, और ये मत्स्य का राजधानी जो विराट राजस्थान में पड़ता है वो इधर है। और भारत से जो 2 बाहर महाजनपद हैं, भारत से जो 2 बाहर महाजनपद है उसमें से पहला कंबोज है और दूसरा है गंधार। आगे देखेंगे कि दक्षिण भारत का महाजनपद कौन कौन सा है। महाजनपद दक्षिण भारत का केवल यही एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक। ठीक है, तो मैप पर हम लोग अच्छे से इसको देख लिए कि कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये जितना भी हो रहा है उसको अपने हैंड राइटिंग में अपने कॉपी में लिख करके याद करिएगा, तभी ज़्यादा दिन तक याद रह पाएगा आपको। वैसे करिएगा कि पीडीएफ तो जाएगा ही वीडियो के लास्ट में, या फिर शाम तक तो वीडियो चल ही जाएगा। वो तो सब सुबह में वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन पीडीएफ जो जाएगा वो शाम को तक चला जाएगा। सोचिएगा पीडीएफ लेंगे, प्रिंट करा करके रख लेंगे, पढ़ेंगे या फिर नहीं पढ़ेंगे, या फिर मोबाइल में ही डाउनलोड करके रख लेंगे। तो मोबाइल के पीडीएफ से या फिर प्रिंटेड पीडीएफ से कभी पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख करके अपने कॉपी में रखना है और उसी को रिवाइज़ करना है, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा ही पीछे छूटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये मैप पे आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सा महाजनपद कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब कुछ विशेष महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला जो महाजनपद है वो वज्जी महाजनपद है, जो 8 जनों का संघ था। ठीक है, और वो 8 कौन कौन सा जन था, तो वैशाली के लिच्छवी पहला, दूसरा कुंडग्राम के जात्रिक, तीसरा मिथिला के विदेह जो जनकपुर में पड़ता है बिहार में, चौथा रामग्राम के कौलीय गोरखपुर में पड़ता है, पांचवा उग्र, छठा भोग, सातवां मोरव्य और आठवां इक्ष्वाकु। ये 8 जनों का संघ था वज्जी महाजनपद। ठीक है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे जो प्रमुख था वो था लिच्छवी। तो लिच्छवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिच्छवी तो ये बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, लिच्छवी के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये बुद्ध काल के, बुद्ध के समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। इसका राजधानी जो था वो वैशाली था, जो मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर पड़ता है। ठीक है, लिच्छवियों का जो प्रसिद्ध राजा था उनका नाम था चेतक। ठीक है, चेटक है, ट है, चेटक। और एक था चेतक जो आपको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलेगा, चेतक, ये त है। और ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ठीक है, ये एक घोड़ा था, लेकिन ये एक राजा हैं। ठीक है, ये क्या है, राजा है। ये लिच्छवियों के प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था चेटक। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किए थे। ठीक है, और इनकी एक बहन थी जो भगवान महावीर की माता थी जिनका नाम था त्रिशला। ठीक है, राजा चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था, और इनकी जो बहन थी वो भगवान महावीर की माता थी जिनका नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज से ही संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद जो महाजनपद आता है, महत्वपूर्ण महाजनपद, वो है काशी। काशी का जो राजधानी था महाजनपद का वो वाराणसी था, जो वरुणा एवं 80 नदियों के संगम पर स्थित है। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना राजा दिवोदास ने किया था। ठीक है, किसने किया था, राजा दिवोदास ने किया था। और इस महाजनपद का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे ब्रह्मदत्त। क्या नाम था उनका, ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त ने कोसल पर विजय प्राप्त किए थे। कोसल जो महाजनपद जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस पर विजय प्राप्त किए थे। बाद में कोसल के एक राजा प्रसिद्ध होते हैं जिनका नाम था कंस। कंस वही जिनका हत्या श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। कंस के द्वारा काशी को कोसल में मिला दिया जाता है। ठीक है, काशी जो था संगीत, शिक्षा
एवं सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, काशी जो महाजनपद था वो संगीत, शिक्षा एवं सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है काशी के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट महाजनपद पे आते हैं। जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है कोसल। और कोसल कहाँ पड़ता है? कोसल आधुनिक फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये सरयू जो नदी है कोसल को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित करता है? 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तरी और दक्षिणी में। तो उत्तरी वाला जो भाग था उसका राजधानी श्रावस्ती था और दक्षिणी वाला जो भाग था उसका राजधानी साकेत था। ठीक है, तो कोसल महाजनपद का 2 राजधानी हो गया, उत्तरी वाले भाग का श्रावस्ती और दक्षिणी वाले भाग का साकेत हो गया। श्रावस्ती जो था वो राप्ती नदी के तट पर स्थित था, जिसे अब कहा जाता है सहेत व महेत कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा जिनका नाम था प्रेषणजीत, वो यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रेषणजीत। संयुक्त निकाय में प्रेषणजीत एवं अजातशत्रु के मध्य 2 युद्धों का वर्णन किया गया है। ठीक है, संयुक्त निकाय में प्रेषणजीत एवं अजातशत्रु के मध्य 2 युद्धों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहले युद्ध में अजातशत्रु विजय हुए हैं। पहला जो युद्ध था उसमें उसे अजातशत्रु ने जीता है और दूसरा वाला जो युद्ध था उसे प्रेषणजीत ने जीता है। और कहा जाता है कि जो प्रेषणजीत था वो 5 राजाओं के गण का प्रधान था। ठीक है, प्रेषणजीत। और प्रेषणजीत बाद में अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करते हैं। इनकी पुत्री का नाम था वजीरा। ठीक है, प्रेषणजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करते हैं, जो मगध का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट वाला जो महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा थी। वो आधुनिक स्थान इसका कहाँ है? तो ये भागलपुर मुंगेर बिहार में पड़ता है। अंग महाजनपद को महाभारत और पुराणों में मालिनी कहा गया है। ये आकार थोड़ा सा नहीं होगा, गलती से लिखा गया। जैन ग्रंथ में वनिगम्य कहा गया है और जातक कथाओं में काल चंपा कहा गया है अंग को। ठीक है, चंपा नगरी के वास्तुकार जो थे वो राजगृह के निवासी थे और उनका नाम था महागोविंद। ठीक है, यहाँ के शासक दधिवाहन थे जो महावीर के अनुयायी थे। अंग जो नरेश थे ब्रह्मदत्त, इन्होंने मगध के शासक भटिये के समय, एक मगध के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था भटिये, इनके समय मगध के कुछ हिस्से को अंग में मिलाया था। ठीक है, अब अंग महाजनपद के भी जो शासक थे वो जिनका नाम था ब्रह्मदत्त, उन्होंने मगध के शासक भटिये के समय मगध के कुछ हिस्से को अंग में मिलाए थे। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में मगध नरेश बिंबिसार आते हैं और बिंबिसार ने अंग महाजनपद जितना भी पूरा क्षेत्र था उसको मगध में पूर्णतः मिला लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंग महाजनपद को मगध के कौन से शासक ने मिलाया था? तो वो थे बिंबिसार ने। और ये देखिए बिंबिसार से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बाद में एक अशोक के पिता होते हैं जिनका नाम था बिंदुसार। ये बिंदुसार है जो मौर्य वंश से संबंधित है। ये बिंबिसार है जो मगध का एक जो दूसरा वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश, उसके शासक थे। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे और बिंदुसार जो वो थे मौर्य वंश के थे और प्रसिद्ध शासक उसके अशोक के पिता थे ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट महाजनपद पे। तो जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है अवंती। अवंती जो है मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है और वेत्रवती एक नदी है, अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है। वेत्रवती नदी अवंती महाजनपद को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी में और दक्षिणी में।
तो उत्तरी वाले भाग का जो राजधानी था वो था उज्जैनी, या फिर इसको हम लोग उज्जैन कह सकते हैं। दक्षिण वाले भाग का राजधानी कहाँ था, तो वो महिष्यमती था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है अवंती के बारे में विशेषकर। अब देख लेते हैं बुद्ध के समय जो अवंती के शासक थे उनका नाम था चंड प्रघोत महासेन। वास्तव में अत्यधिक कठोरता के कारण ही इनको चंड प्रघोत कहा जाता है। ठीक है, अवंती नरेश एक थे पालक, जिन्होंने वत्स की राजधानी कौशाम्बी पर अधिकार किए थे। शिशुनाग ने अवंती का विलय मगध में कर लिया। ठीक है, इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं कि एक अंग महाजन पद है जिसको बिंबिसार ने मगध में विलय कर लिया। ठीक, अब एक महाजन पद आता है जिसका नाम है अवंती, और अवंती महाजन पद को शिशुनाग ने मगध में विलय कर लिया था। एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था महाकचायन, वो यहीं के यानी कि अवंती के निवासी थे। ठीक है, अवंती प्रसिद्ध किस लिए था, तो अवंती महाजन जो पद है वो लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन होता था। नेक्स्ट जो महाजन पद है वो है वत्स, और वत्स जो प्रसिद्ध है वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, वत्स का जो प्राचीन नाम है वो है वत्सभूमि, इसका राजधानी कौशाम्बी है जो आधुनिक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये बुद्ध के समय पूछा जाएगा वत्स का कौन सा शासक था जो बुद्ध के समय था, तो वो है उदयन। ठीक है, उदयन था। उदयन जो है इसका विवाह 2 कन्याओं से होता है। पहला जो है वो अजात शत्रु की पुत्री पद्मावती से होता है, और दूसरा जो विवाह होता है वो अवंती के राजा चंड प्रघोत की पुत्री वासवदता से होता है। तो इन दोनों का नाम याद रखना है कि उदयन से इन दोनों का विवाह होता है, अजात शत्रु, और ये हो गया अवंती के जो राजा थे वो क्या नाम हो, चंड प्रघोत की पुत्री वासवदता और अजात शत्रु की पुत्री पद्मावती से उदयन का विवाह इन दोनों से हुआ था। उदयन इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो उदयन प्रसिद्ध है क्योंकि भास की एक पुस्तक है जिनका नाम है स्वप्न वासवदता, और हर्षवर्धन की पुस्तक रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के द्वारा जो नाटक है, ये जो तीनों जो पुस्तक है वो एक नाटक पर आधारित लिखित पुस्तक है, और इन तीनों पुस्तकों के नाटक का जो नायक है वो है उदयन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट महाजन पद, जो नेक्स्ट महाजन पद है वो है अस्मक। अस्मक है। ठीक है, अस्मक स्थान क्या है, ये गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद है जिसका राजधानी पोटली या फिर पोटन है। अस्मक एक नरेश थे जिनका नाम था अरुण, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, तो कलिंग पर बहुत ऐसे शासक हैं जो विजय नहीं कर पाए थे, उसको जीत नहीं पाए थे, और कुछ लोग जीत भी पाए थे। जैसे उनमें पहला आपको देख लिए कि अरूढ़ हो गए, दूसरे बाद में एक और आएंगे जिनका नाम था महामेघवाहन, महापद्म, मानंद आएंगे। तीसरा जो आएगा क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था अशोक। ये तीनों राजाओं ने कलिंग पर विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो इतना महाजन पद हम लोग पढ़ दिए। आगे का जो महाजन पद है वो है गंधार। तो गंधार का स्थान कहाँ है, तो ये रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसका राजधानी जो था वो तक्षशिला था। स्थापना इसका राजा भरत के पुत्र जिनका नाम था तक्ष, उन्होंने किया था, और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो पुष्कर सारिन थे जिन्होंने चंड प्रघोत को हराया था जो अवंती के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट जो भारत से बाहर स्थित महाजन पद है वो है कम्बोज। ये पड़ता है राजौरी और हजारा क्षेत्र के अंतर्गत जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। इसका राजधानी राजपुर या फिर हाटक थी। कौटिल्य ने
कंबोज के बारे में कहा है कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र के द्वारा कंबोज की जीविका चलता था। और कंबोज जो था वो श्रेष्ठ अश्वों के लिए प्रख्यात था। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे अश्व भारत में आते थे वो कंबोज महाजनपद के अंतर्गत से ही आते थे। ठीक है, अगला जो महाजनपद जो है महत्वपूर्ण जो है वो है पांचाल। पांचाल का जो क्षेत्र है वो बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका भी राजधानी 2 भागों में विभाजित था। उत्तर वाले का राजधानी था अहिछत्र, जिसको हम लोग छत्रवती कहते हैं। दक्षिण वाले भाग का राजधानी था काम्पिल्य, और पंचाल के अंतर्गत में ही कनौज नगर आता है। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो मत्स्य महाजनपद है, और इसका स्थान जयपुर के अंतर्गत राजस्थान में पड़ता है। राजधानी इसका विराटनगर था। संस्थापक इसका राजा विराट था, और ये मत्स्य महाजनपद ही था जहाँ पांडवों के छिपने का स्थान के रूप में प्रयोग भी किया था। पांडवों ने अपने छिपने के स्थान के रूप में, जैसे वनवास जो होता है, पांडवों को वनवास जो मिलता है तो 1 साल जो अज्ञातवास में बिताना पड़ता है वो मत्स्य की राजधानी विराटनगर में ही बिताते हैं वे। ठीक है, नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है मल। तो मल है, स्थान इसका कहाँ है? देवरिया गोरखपुर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका भी राजधानी 2 भागों में विभाजित था। एक था जिसका नाम था पावापुरी, और दूसरा एक नाम है जिसका नाम था कुशीनगर। और मल जो है वो 9 कुलों का समूह था। ठीक है, तो यहाँ पर 16 महाजनपद, और जिसमें से विशेषकर कुछ महाजनपदों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर महाजनपद का क्लास समाप्त होता है। तो इस क्लास से आपको थोड़ा भी, अगर एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा अपना कमेंट दे दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।